मेरे 25वें जन्मदिन पर मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटम में आए। उन्होंने डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए थे जिन्हें मैंने अब तक सिर्फ मैगजीन्स में देखा था। उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। बेटा, बधाई हो, तुमने 20 साल की परीक्षा पास कर ली है। मैं अब भी अपने हाथ में एक ठंडा बासी स्टीम्ड बन पकड़े हुए था। वही बन मेरा बर्थडे डिनर था। मैं उन्हें देखता हूँ, फिर उस चमचमाती कार को जो इस जर्जर गली में अजीब लग रही थी। परीक्षा, कैसी परीक्षा जिसे पूरा करने के लिए 20 साल की भूख और ठंड सहनी पड़े। मेरी माँ मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। उनकी उंगली में पहना कबूतर के अंडे जितना बड़ा डायमंड मेरी आंखों में चुभ रहा था। मार्कस, हमारे साथ घर चलो, हमने तुम्हारे लिए बर्थडे बैंक्वेट रखा है। चेन फैमिली की सारी संपत्ति, अरबों की दौलत एक दिन तुम्हारी होगी। मेरा नाम मार्कस चेन है, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है चुप्पी। ये मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। 25 सालों तक मैंने हर चीज चुपचाप सहन की। भूख, ठंड, सहपाठियों की हंसी, मकान मालिकों के अपमान। मैं सोचता था कि मेरे माता पिता भी कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे होंगे, मेरी नजरों से दूर, चुपचाप टिके हुए। मैं सोचता था कि हम एक परिवार हैं जो गरीबी से साथ मिलकर लड़ रहा है। लेकिन मेरे 25वें जन्मदिन पर वे रोल्स रॉयस फैंटम में आते हैं, कुटियर पहने हुए, देवताओं की तरह मेरे सामने उतरते हैं और बताते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी एक सावधानी से बनाई गई परीक्षा थी। मैं अपने पिता विक्टर चेन को देखता हूँ। उनका नाम भी ताकतवर लगता है। वह मेरे कंधे पर हाथ मारते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई आदमी पशुधन की जांच कर रहा हो। बुरा नहीं, अब भी एक टुकड़े में हो, आखिर तुम्हें पालना बेकार नहीं गया। उनके शब्द हथौड़े की तरह मेरे दिल पर पड़ते हैं। जब मैं 5 साल का था, मुझे शहर के सबसे बदहाल हिस्से में भेज दिया गया था। एक टूटी फूटी अर्बन विलेज में मुझे एक दूर के रिश्तेदार के हवाले कर दिया गया। हर महीने मेरे माता पिता ठीक 500 युएन भेजते थे। 1 युएन भी ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं भूख से न मरूं। मैं पैबंद लगे कपड़ों में बड़ा हुआ, सबसे सस्ता खाना खाकर। जब मैं 10 साल का था, उस रिश्तेदार को लगा कि यह पैसा पर्याप्त नहीं है और उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अकेला एक पार्टीशन रूम में रहने लगा जिसका किराया 100 युएन प्रति माह था। वहां कोई खिड़की नहीं थी। एक सर्दी में मुझे 40 DGC बुखार हो गया। पूरा शरीर जल रहा था, दिमाग धुंधला पड़ गया था। हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बस ठंडी रजाई के नीचे सिकुड़कर दीवार से चिपक गया, शायद थोड़ी ठंडक मिल जाए। मैं बार बार अपने माता पिता को पुकारता रहा। जवाब में सिर्फ हवा की चीख सुनाई देती थी। मैं खुद को समझाता था कि वे कहीं दूर मेहनत कर रहे हैं, सफर का खर्च बचा रहे हैं। मैं तो यह तक सपना देखता था कि एक दिन जब मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अब सोचता हूं तो हंसी आती है। जब मैं आधी रात को पेट दर्द से फर्श पर तड़प रहा था, तब वे किसी लग्जरी बैंक्वेट में जाम टकरा रहे थे। जब मैं बस का किराया बचाने के लिए कई किलोमीटर बारिश में दौड़ता था, तब वे एक गर्म और आरामदायक कार में बैठकर मौसम को कोस रहे थे। मेरी माँ लिंडा चेन बेहद सजी संवरी हुई दिख रही थीं। उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि वे 30 से ज्यादा उम्र की हैं। उन्होंने मेरा चेहरा छूने की कोशिश की। उनकी आंखों में आंसू थे। मार्कस, माँ जानती है कि तुमने बहुत कष्ट झेले, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए था। तूफान सहे बिना इंद्रधनुष कैसे मिलेगा? चेन फैमिली का उत्तराधिकारी ग्रीन हाउस में पाला गया फूल नहीं हो सकता। मेरे भले के लिए कितना महान बहाना है। मैंने उनकी तरफ देखा और एक एक शब्द बोलकर पूछा, अगर मैं परीक्षा में असफल हो जाता तो? अगर मैं बीमारी से मर जाता या किसी गली में पीट पीट कर मार दिया जाता? लिंडा का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्टर तुरंत बीच में बोले। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई चुनौती स्वीकार ही न करता हो। कोई अगर मगर नहीं, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है। हम हमेशा परछाइयों से तुम्हें देखते रहे हैं। तुम हमेशा सुरक्षित थे। सुरक्षित? इसका मतलब था कि वे देखते रहे जब स्कूल के गुंडों ने मेरा सिर पानी की बाल्टी में दबा दिया। इसका मतलब था कि वे देखते रहे जब मैं एक स्टीम्ड बन के लिए आवारा कुत्तों से लड़ रहा था। इसका मतलब था कि वे देखते रहे जब मैं ट्यूशन फी जुटाने के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढो रहा था और गिरती स्टील बीम्स के नीचे लगभग कुचल गया था। यही उनकी नजर में सुरक्षित था। उसी पल मेरा दिल बर्फ बन गया। तो 20 साल से ज्यादा की मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सर्कस शो थी और सबसे उत्साहित दर्शक मेरे अपने माता पिता थे। तो परीक्षा खत्म हो गई? मैंने धीरे से पूछा। मेरी आवाज इतनी बैठ चुकी थी कि मुझे खुद अपनी नहीं लग रही थी। हाँ, खत्म हो गई। विक्टर जोर से हंसे। आज से तुम चेन ग्रुप के इकलौते उत्तराधिकारी हो। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरा एक भाई है और मेरी गर्लफ्रेंड स्नो उनके घर पर क्यों है? स्नोलेन मेरी कॉलेज की क्लासमेट है। हम 3 साल से साथ हैं। वह खूबसूरत, सौम्य और समझदार है। उसने कभी मुझे गरीब होने की वजह से नीचा नहीं दिखाया। वह मेरी धुंधली जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। उसने कहा था कि वह मुझसे उसी रूप में प्यार करती है जैसा मैं हूँ। मैंने विश्वास कर लिया था कि वह सब सच था। अब मुझे हैरानी होती है कि क्या वह भी शुरू से ही इस परीक्षा का हिस्सा थी। मुझे आधा धक्का देकर और आधा रास्ता दिखाते हुए रोल्स रॉयस में बैठाया जाता है। उसका अंदरूनी हिस्सा विशाल है, ऐसी खुशबू से भरा हुआ जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। मुलायम लेदर सीट्स मेरी कठोर लकड़ी की तख्त वाली खाट से बिल्कुल अलग दुनिया की है।
कार आगे बढ़ती है, उस कीचड़ भरी और गंदी गली से निकलती हुई जिसे मैं 20 सालों से अपना घर कहता आया हूँ। मैं पीछे मुड़कर गली के मुहाने की ओर देखता हूँ। स्टीम्ड बंस बेचने वाला बूढ़ा आदमी उत्सुकता से झांक रहा है। 20 सालों तक मैं हर दिन उसके पास जाकर उसके सबसे सस्ते और सबसे सख्त 2 बन खरीदता था। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्टीम्ड बंस पर जीने वाला यह गरीब लड़का कभी ऐसी कार में बैठेगा। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हर दिन स्टीम्ड बंस खाने वाला यह लड़का आखिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। मैं वापस मुड़ता हूँ और तेजी से गुजरते हुए दृश्यों को देखने लगता हूँ। परिचित जर्जर इमारतें धीरे धीरे चमचमाते भव्य टावरों को जगह दे रही हैं। हम एक ऐसे इलाके में प्रवेश करते हैं जिसे मैंने केवल टेलीविजन पर देखा था। एक अमीरों का क्षेत्र जहां हर हवेली किसी किले जैसी दिखती है और भारी सुरक्षा में घिरी हुई है। कार आखिरकार सबसे प्रभावशाली विला के सामने रुकती है। विशाल लोहे के फाटक जिन पर बारीक नक्काशी की गई है धीरे धीरे खुलते हैं। यूनिफॉर्म पहने 2 गार्ड सम्मानपूर्वक झुकते हैं। वेलकम होम सर, मैडम यंग मास्टर। यंग मास्टर, यह उपाधि मेरा पेट मरोड़ देती है। मैं विक्टर और लिंडा के पीछे विला के अंदर जाता हूँ। मेरी आंखों के सामने जो आता है वह शब्दों से परे वैभव है। एक विशाल क्रिस्टल शैंडलियर, मार्बल का फर्श जो आईने की तरह चमकाया गया है, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जिन्हें मैं समझ नहीं सकता लेकिन बता सकता हूँ कि उनकी कीमत एक दौलत होगी। लिविंग रूम के सोफा पर लगभग मेरी उम्र का एक युवक बैठा है। उसने बिल्कुल नाप का सिला हुआ सूट पहन रखा है और उसका पूरा व्यक्तित्व विशेषाधिकार की चमक बिखेर रहा है। हमारी आंखों के आसपास हल्की समानता है लेकिन उसके चेहरे पर वह श्रेष्ठता झलकती है जिसके साथ वह पैदा हुआ है। उसके बगल में एक लड़की बैठी है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्नो। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है। जब वह मुझे देखती है तो जल्दी से खड़ी हो जाती है लेकिन उसके चेहरे के भावों में कुछ अजीब है। मार्कस, तुम वापस आ गए। वह युवक भी खड़ा हो जाता है और आलसी निगाहों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। वेल, तो ये है वह खोया हुआ बड़ा भाई जिसने 20 साल बाहर दुख झेले। डैड, मॉम, ये सच में एक क्रूर टेस्ट था जो आपने इस पर लगाया। जरा इसे देखिए, इसकी हालत देखिए। ये तो बिल्कुल किसी भिखारी जैसा दिखता है। उसका हर शब्द एक जहरीली सुई की तरह सीधे मेरे सीने में चुभता है। विक्टर भौहें सिकोड़ता है। ब्लेन, क्या अपने भाई से बात करने का यही तरीका है? शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन उसका चेहरा कुछ और कहता है। उसके चेहरे पर सच्ची नाराजगी का एक भी निशान नहीं है। इसके बजाय मैं गर्व की एक झलक देखता हूँ। इस बेटे ब्लेन पर गर्व और साफ साफ पक्षपात। तो यही उसका नाम है, ब्लेन चेन, ब्रिलियंस। एक भाई का नाम साइलेंस, दूसरे का ब्रिलियंस। एक जो परछाइयों में खो जाने के लिए बना था, दूसरा जो रोशनी में चमकने के लिए। कितना काव्यात्मक। लिंडा आगे बढ़ती है, स्नो का हाथ पकड़ती है और उसे प्यार से थपथपाती है। स्नो प्रिय, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ करना। देखो, मार्कस वापस आ गया है ना? अब तुम दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्नो मुझे एक अजीब मुस्कान देती है और उसकी आंखें दूसरी ओर खिसक जाती हैं। मैं उसे घूरता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को जकड़ रहा हो, इतनी जोर से कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। तुम पहले से जानती थी, है ना? मैं उससे पूछता हूँ। तुम पहले से जानती थी, है ना? स्नो का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह अपने होंठ काटती है और मेरी आंखों में नहीं देख पाती। उसके बगल में बैठा ब्लेन हल्का सा हंसता है और उसकी तरफ से जवाब देता है, ओह मार्कस, ऐसा तो नहीं कि तुम सच में सोचते थे कि स्नो जैसी लड़की तुम्हारे जैसे गरीब लड़के से प्यार कर बैठेगी? मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, स्नो को बहुत पहले ही हमारे माता पिता ने तुम्हारी होने वाली पत्नी के रूप में चुन लिया था। उसका तुम्हारे करीब आना, तुम्हारी समर्पित और अटूट प्रेमिका की भूमिका निभाना, ये सब ट्रायल का हिस्सा था ताकि तुम अपनी सबसे बुरी हालत में भी सच्चे प्यार और उम्मीद पर विश्वास बनाए रखो। मेरी दुनिया इसी पल ढह जाती है। मुझे कुछ महसूस नहीं होता सिवाय हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंडी और भारी घृणा के। मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी वह एक नकली दीपक थी जिसे उन्होंने शुरू से मेरे सामने रख दिया था। मेरी हर जिद, मेरी हर उम्मीद, हर भावना जिसे मैंने प्यार कहा, यह सब एक मजाक था। मैं स्नो को देखता हूँ, उस लड़की को जिसने मेरे बीमार होने पर मेरे लिए पॉरेज बनाया था, जिसने मुझे थामा और सांत्वना दी थी जब मैं पूरी तरह टूट रहा था, जिसने कहा था कि वह पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। उसके चेहरे पर अब केवल पैनिक और गिल्ट लिखा हुआ है। मार्कस, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगी? मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। मेरी आवाज डरावनी तरह से शांत है। ये समझाओगी कि तुम कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जबकि तुम मेरे माता पिता का पैसा ले रही थीं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थीं। ये समझाओगी कि तुम मुझे स्टीम्ड बंस चबाते हुए देखती थीं और अंदर ही अंदर मुझ पर हंसती थीं। स्नो के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। नहीं मार्कस, मैं
बहुत हुआ। ब्लेन अधीरता से बीच में बोल पड़ता है। वह उसे पीछे अपनी ओर खींच लेता है जैसे कोई बॉडीगार्ड हो और मेरी तरफ मुड़ जाता है। ये सारा रोना धोना किस लिए है? मार्कस अब चेन फैमिली का यंग मास्टर है ना? और तुम जल्द ही एक बिलियनियर फैमिली की लेडी बनने वाली हो। तुम्हें और क्या चाहिए? फिर वह मेरी ओर मुड़ता है। उसका चेहरा, जो इतना मेरे जैसा दिखता है, तिरस्कार से विकृत हो जाता है। मार्कस, अपनी किस्मत से ज्यादा मत मांगो। स्नो ने इतने साल तुम्हारे साथ एक्टिंग की। तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए। अगर मैं होता तो एक दिन भी तुम्हारी गरीबी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बन को 2 मील्स में बांटना, 5 साल तक वही कपड़े पहनना, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। उसका हर शब्द किसी ब्लेड की तरह काटता है। मैं उसे अनदेखा कर देता हूँ। मेरी निगाहें स्नो पर टिकी रहती हैं। मुझे उसके मुंह से एक सच्चा शब्द चाहिए। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? एक दिन के लिए भी? एक सेकंड के लिए भी? मैं अपनी बची हुई सारी ताकत इस सवाल में लगा देता हूँ। स्नो कांप उठती है। उसका मुंह खुलता है, लेकिन ब्लेन की चेतावनी भरी नजर के नीचे उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी खामोशी ही सबसे क्रूर जवाब है। मैं हंस पड़ता हूँ और हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। विक्टर कमरे में फैली अव्यवस्था को देखता है और आखिरकार उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। बस, अब बहुत हुआ। उसकी आदेशात्मक आवाज तुरंत पूरे कमरे को शांत कर देती है। वह मेरे पास आता है और ऊपर से मेरी ओर देखता है। मार्कस, मुझे पता है कि इस समय इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। हमने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया, पूरे चेन फैमिली के लिए किया। तुम्हारा भाई ब्लेन बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। वह बेचैन है, अविश्वसनीय है, लेकिन तुमने वर्षों की कठिनाइयां झेली हैं। तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे जैसी है। तुम्हारे तरीके निर्दयी हैं, और यही वह चीज है जिसकी चेन ग्रुप को अपने हेयर में जरूरत है। वह ऐसे कहता है जैसे मुझे कोई उपहार दे रहा हो। निर्दयी तरीके? हाँ, दूसरे भिखारी से फेंकी हुई चिकन बोन छीन लेने के लिए। मैंने कभी अपनी मेहनत से कमाए गए 300 युएन की ट्यूशन फी बचाने के लिए एक आदमी की टांग तोड़ दी थी। मैंने 3 थग्स के सिर ईंट से फोड़ दिए थे। जिसे वे निर्दयता कहते हैं, वह कुछ नहीं बल्कि जीने की वह प्रवृत्ति है जिसकी कीमत मैंने अपने खून से चुकाई है, और अब वही चीज है जिसकी वे सबसे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुम लोग साफ अंतरात्मा के साथ मेरी जिंदगी के 20 साल छीन सकते हो? मैं सिर उठाकर उसकी आंखों में देखता हूँ। वह छीनना नहीं था, विक्टोर कहता है। उसकी आवाज अब और भारी हो गई है। वह तुम्हें गढ़ना था। महान लोग छोटी छोटी बातों से नहीं रुकते। तुमने जो खोया वह सिर्फ एक महत्वहीन बचपन था, और जो तुम पाओगे वह पूरा बिजनेस एम्पायर है। महत्वहीन बचपन। मैं अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लेता हूँ कि मेरे नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं। वे रातें जब मैं ठंड में अकेला रोता था, वे दिन जब भूख मेरे पेट को तब तक कुतरती रहती थी जब तक उसमें ऐंठन नहीं पड़ जाती थी, वे पल जब लोग उंगली दिखाकर मुझे हरामी और निकम्मा भिखारी कहते थे। उनकी नजरों में यह सब सिर्फ एक मामूली फुटनोट है। मैं उसे देखता हूँ, फिर लिंडा को। अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मैं तुम्हारे पैसों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता तो? अगर मैं तुम्हारा तथाकथित एयर नहीं बनना चाहता तो? हवा जैसे जम जाती है। विक्टर का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो जाता है। लिंडा जल्दी से मेरे पास आती है और मेरी बांह पकड़ लेती है। मार्कस, मूर्ख मत बनो। तुम इसे क्यों नहीं चाहोगे? ये सब हमेशा से तुम्हारा ही था। मेरा? मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और पीछे हट जाता हूँ जैसे उसके अंदर कोई छूत की बीमारी हो। मेरा वह ठंडा स्टीम्ड बन है। वह टूटा फूटा कमरा है जिसमें हर तरफ से हवा आती थी। वे पुराने कपड़े हैं जिन पर एक के ऊपर एक पैच लगे हुए हैं। ये नहीं। मैं अपनी बांह घुमाकर इस सारी चमक दमक की ओर इशारा करता हूँ और लगभग चिल्ला उठता हूँ। तुम लोगों की हर चीज मुझे बीमार कर देती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मार्कस! विक्टर फट पड़ता है। एक थप्पड़ जोर से मेरे चेहरे पर पड़ता है। जलन भरा दर्द मेरे गाल पर फैल जाता है। 25 सालों में यह पहली बार है जब मेरे पिता ने मुझे मारा है। मैं न तो पीछे हटता हूँ, न जवाब में हाथ उठाता हूँ, बस उसे देखता रहता हूँ। मेरी यह शांति शायद उसे किसी भी विरोध से ज्यादा क्रोधित कर देती है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मना करने का अधिकार किसने दिया? वह कांपते हुए गुस्से में मेरी ओर उंगली तान देता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्कस, तुम चैन बनकर पैदा हुए थे और चैन बनकर ही मरोगे। जिस पल तुम इस दुनिया में आए थे उसी पल से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। तुम मानो या मत मानो, तुम यहीं रहोगे। तुरंत ही 2 आदमी लंबे कदमों से अंदर आ जाते हैं। यंग मास्टर को उसके कमरे में ले जाओ। मेरी अनुमति के बिना वह उस दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखेगा। मैं विरोध नहीं करता, या यूं कहूं कि विरोध करने की ताकत ही नहीं बची। मेरी अंदरूनी दुनिया पहले ही मलबे में बदल चुकी है। एक कठपुतली की तरह 2 गार्ड्स मुझे पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले जाते हैं। जब हम ब्लेन के पास से गुजरते हैं, वह झुककर मेरे कान के पास आता है और इतनी धीमी आवाज में बोलता है कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। मार्कस, लड़ना बंद कर दो। तुम बस एक कुत्ते हो जिसे मॉम और डैड ने पट्टे पर बांध कर रखा था। अब मालिक तुम्हें घर वापस चाहते हैं। एक अच्छे कुत्ते की तरह रहो। भागने के बारे में सोचो भी मत और मेरी जगह के पीछे मत आना। वह मेरी है। बस एक अच्छे कुत्ते बने रहो। भागने के बारे में मत सोचो। जो मेरा है उसे मत छूना। वह मेरा है।
मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, एक ऐसा कमरा जो उन सारी जगहों से बड़ा है जहां मैं अपनी पूरी जिंदगी में रहा हूं। उसका अपना बाथरूम है, एक मुलायम किंग साइज्ड बेड है, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज हैं जो बाहर एक सलीके से संवारे गए गार्डन की ओर खुलती हैं, और एक चमकता हुआ नीला पूल है। फिर भी मैं यहाँ उस बिना खिड़की वाले कमरे से कहीं ज्यादा घुटन महसूस करता हूँ जिसमें मैं पहले रहता था, पहले से कहीं ज्यादा कैद। ये पैसों से बनी एक शानदार प्रिजन है और मैं उसका वह प्रिजनर हूँ जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। मुझे इस सुनहरे पिंजरे में 3 दिनों तक रखा जाता है। उन 3 दिनों में समय पर खाना लाने वाले सर्वेंट के अलावा मैं किसी को नहीं देखता। खाना शानदार है, हर तरह की डेलिकेसी मौजूद है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। मैं एक निवाला भी नहीं खा पाता। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूँ, स्नो का बचता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है, और ब्लेन की तिरस्कार भरी मुस्कान और विक्टर की अधिकारपूर्ण आवाज, जो तुमने खोया वह सिर्फ एक महत्वहीन बचपन था। महत्वहीन? मेरा पेट मरोड़ने लगता है। एक के बाद एक लहरें उठती हैं, भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 20 सालों का दबा हुआ दर्द एक साथ फट पड़ा है। मैं फर्श पर सिकुड़कर लेट जाता हूँ। ठंडा पसीना मेरे कपड़ों को भिगो देता है। जब सर्वेंट खाना लेकर आती है और मुझे इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है। जल्द ही एक सफेद कोट पहने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया जाता है। पूरी जांच के बाद उसका निष्कर्ष होता है कि लंबे समय तक कुपोषण की वजह से क्रॉनिक गैस्ट्रिटिस हो गई है और उस पर गंभीर भावनात्मक सदमे ने एक्यूट स्पैज़म्स को ट्रिगर कर दिया है। वह मुझे एक इंजेक्शन देता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। जाते समय वह मुझे किसी दया जैसी नजर से देखता है और आह भरता है, यंग मास्टर, आपको चीजों का उजला पक्ष देखने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात के लिए अपनी सेहत बर्बाद करना, यह इसके लायक नहीं है। नहीं, यह इसके लायक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अपना शरीर बर्बाद करना जो एक पल के विचार के भी लायक नहीं है, उससे ज्यादा बेकार चीज और कोई नहीं। जब दर्द थोड़ा कम होता है तो मैं खुद को फर्श से उठाता हूँ और पहली बार सच में इस कमरे को ध्यान से देखता हूँ। फिर मैं उस विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाता हूँ। दूसरी मंजिल, नीचे मुलायम घास है, कूदने से शायद मैं नहीं मरूंगा। दूसरी मंजिल, नीचे मुलायम घास, कूदने से शायद मैं नहीं मरूंगा। भाग निकलना, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं किसी का हेयर नहीं बनना चाहता। मैं उन चेहरों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं बस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, चाहे वह टूटी फूटी ही क्यों न थी। कम से कम वह असली तो थी। मैं योजना बनाना शुरू करता हूँ। विला की सुरक्षा बहुत कड़ी है। हर जगह कैमरास और गार्ड्स हैं। मुख्य गेट से बाहर निकलना असंभव है। मैं कई दिनों तक निगरानी करता हूँ और गार्ड्स की रोटेशन को याद कर लेता हूँ। हर रात सुबह 3 और 4 बजे के बीच उनका ध्यान सबसे कम रहता है। मेरे पास सिर्फ एक मौका है। चौथी रात मैं सोने का नाटक करता हूँ। जब दीवार की क्लॉक में सुबह के 3 बजते हैं, मैं चुपचाप बिस्तर से निकलता हूँ। मैं महंगे सिल्क पजामास उतार देता हूँ और वे पुराने फीके कपड़े पहन लेता हूँ जिनमें मैं यहाँ आया था। ये कपड़े मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अब भी मार्कस हूँ, असली वाला। मैं बेड शीट्स को मोड़कर एक रोप बनाता हूँ। उसका एक सिरा बेड फ्रेम से बांधता हूँ और दूसरा विंडो से बाहर लटका देता हूँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ, बाहर चढ़ता हूँ और हाथों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगता हूँ। दूसरी मंजिल, न बहुत ऊंची न बिल्कुल नीची। जब मैं लगभग नीचे पहुंच जाता हूँ, रोप खत्म हो जाती है। मैं खुद को संभालता हूँ और छोड़ देता हूँ। मेरे टखने में दर्द की तेज चीख उठती है। उसे देखने का समय नहीं है। मैं लंगड़ाते हुए बाउंड्री वॉल की ओर बढ़ता हूँ। दीवार ऊंची है, उसके ऊपर इलेक्ट्रीफाइड वायर लगी हुई है, लेकिन मैंने दिन में ही इसका निरीक्षण कर लिया था। एक बड़े पेड़ के पास वाला कोना कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में है। वहां की वायर ढीली दिखाई देती है। अपने टखने के दर्द को सहते हुए मैं दोनों हाथों और पैरों की मदद से पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं पेड़ के तने से छिपकली की तरह चिपक जाता हूँ और धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ता हूँ। मैं सावधानी से वायर से बचता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और छलांग लगा देता हूँ। दूसरी तरफ की घास मेरी लैंडिंग को नरम कर देती है। मैं सफल हो गया। मैं बाहर आ गया हूँ। आजाद हवा कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। मैं अपने घायल पैर को घसीटता हूँ और अंधेरे में आगे बढ़ता जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस उस सुनहरे पिंजरे से जितना दूर जा सकूं उतना दूर जाना चाहता हूँ, जितना संभव हो सके उतना दूर। मैं बिना किसी दिशा के सड़कों पर भटकता रहता हूँ। हर कदम के साथ मेरा टखना और ज्यादा जलने लगता है। सुबह होने से ठीक पहले मैं एक परिचित चौराहे पर पहुंचता हूँ। वही सड़क जहां स्नो किराए पर रहती है। मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी कुछ मुझे यहाँ खींच लाया है, जैसे किसी भूत ने मेरे पैरों पर कब्जा कर लिया हो। मैं ऊपर उस परिचित तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखता हूँ। लाइट बंद है। शायद वह पहले ही उस सुनहरे पिंजरे में जा चुकी है जो मेरे लिए बनाया गया था। मैं खुद पर कड़वी हंसी हंसता हूँ और वापस मुड़कर जाने लगता हूँ। तभी नीचे एक टैक्सी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। एक परिचित आकृति बाहर निकलती है। स्नो। वह थकी हुई दिखती है, लेकिन अब भी डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए है। वह ड्राइवर को पैसे देती है और अंदर चली जाती है। मैं सहज रूप से पास की छाया
छाया में छिप जाता हूँ। वह मुझे नहीं देखती, वह सीधे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। कुछ मिनट बाद तीसरी मंजिल की लाइट जल उठती है। मैं नीचे एक मूर्ख की तरह खड़ा रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। शायद मेरा कोई छोटा सा तर्कहीन हिस्सा अब भी किसी चीज को पकड़े हुए है। शायद उम्मीद का कोई तर्कहीन टुकड़ा अब भी मेरे अंदर जिंदा है। जैसे ही मैं पूरी तरह हार मानकर हमेशा के लिए वहां से जाने वाला होता हूँ, तभी एक चमकदार लाल फेरारी गरजती हुई आकर नीचे रुकती है। दरवाजा खुलता है। ब्लेन बाहर निकलता है। वह तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल जाती है। फिर वह अंदर चला जाता है। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मेरे शरीर का सारा खून सिर की ओर दौड़ पड़ता है। मैं दौड़ पड़ता हूँ। मैं पुराना एंट्रेंस डोर लात मारकर खोल देता हूँ और किसी पागल आदमी की तरह सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ। मेरे टखने का दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। अपार्टमेंट के अंदर ब्लेन ने स्नो को दीवार के सहारे जकड़ रखा है। दरवाजे के टूटकर खुलने की आवाज सुनते ही दोनों घूम कर मेरी ओर देखते हैं। जब वह मुझे देखता है तो उसे छोड़ता नहीं, वह उसे अपनी ओर खींच लेता है। स्नो थोड़ी सी औपचारिक कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, फिर उसके बाजुओं में ढीली पड़ जाती है। उसी क्षण मुझे अपना दिल टूटने की आवाज सुनाई देती है, इतनी साफ और तीखी जैसे कांच टूट रहा हो। तो तुमने देख लिया? ब्लेन आखिरकार स्नो को छोड़ता है, अपना मुंह पोंछता है और मुझे ऐसे देखता है जैसे कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देख रहा हो। स्नो अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक करती है, सिर झुकाए रहती है और मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसके चेहरे पर अब भी एक लालिमा है जो पूरी कहानी बता देती है। मैं कुछ नहीं कहता, बस उन्हें घूरता रहता हूँ। मेरा शरीर कांप रहा है, डर से नहीं बल्कि गुस्से से, ऐसे गुस्से से जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता है। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्लेन मेरे पास आता है और मेरे गाल पर थपकी देता है। उसका हर इशारा तिरस्कार से भरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, स्नो को हमारे माता पिता ने तुम्हारे लिए चुना था, लेकिन जिस इंसान को वह हमेशा चाहती थी वह मैं हूँ। क्या तुम सच में सोचते थे कि वह तुम्हारे जैसे गरीब और दयनीय आदमी को अपना दिल दे देगी? हम 1 साल से साथ हैं, पूरा 1 साल। जब मैं हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहा रहा था, जब मैं उसका मनपसंद बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए हर खर्च बचा रहा था और हर पैसा जोड़ रहा था, तब वे दोनों मेरी पीठ पीछे अपना रिश्ता जी रहे थे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं दांत भींचकर एक वाक्य निकालता हूँ, तुम आखिर हो क्या? ब्लेन तिरस्कार से मुस्कुराता है। इस अपार्टमेंट का रेंट, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस सब मैंने दिए हैं। जो कुछ तुमने खाया, जहां कहीं तुम सोए, सब मेरी चैरिटी थी। यहाँ तक कि स्नो भी, मैं उससे ऊब गया था और उसे तुम्हें दे दिया। यही एक वाक्य चिंगारी बन जाता है। मैं दहाड़ता हूँ और अपना मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता हूँ। ब्लेन पीछे उड़ता हुआ कॉफी टेबल से टकराता है। ग्लास टूटकर बिखर जाता है। वह संभल कर उठता है और मेरी ओर झपटता है। हम दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। मेरे वार सटीक हैं। उसे कुछ ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे पड़ रहा है। रुको! विक्टर गार्ड्स के साथ अंदर घुसता है। ब्लेन का खून से लथपथ चेहरा देखता है और मेरी पीठ पर एक जोरदार किक मारता है। मैं दीवार से टकराता हूँ और खून की उल्टी कर देता हूँ। लिंडा अंदर भागती हुई आती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगती है। नालायक बेटे! विक्टर मुझे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसे वापस विला ले जाओ, इसे बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना इसे न खाना मिलेगा न पानी। गार्ड्स मुझे किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीट कर ले जाते हैं। जब हम स्नो के पास से गुजरते हैं तो मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। वहां मौजूद अपराध बोध, डर और दूरी के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा दिल पूरी तरह मर जाता है। उसकी आंखों में मैं साफ देख लेता हूँ कि अपराध बोध की तुलना में डर और मुझसे दूर होने की भावना कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरा दिल मर चुका है। बेसमेंट अंधेरा और नम है। विक्टर अपने शब्दों का मतलब सच में रखता है। न खाना न पानी। मैं समय का हिसाब खो देता हूँ। भूख और प्यास मुझे भ्रम दिखाने लगती है। फिर लोहे का दरवाजा खुलता है। ब्लेन वहां खड़ा है, घमंड से भरा हुआ। डैड कंपनी के 30% शेयर्स मेरे नाम कर रहे हैं और उन्होंने स्नो के साथ मेरी एंगेजमेंट भी मंजूर कर दी है। अगले महीने हमारी एंगेजमेंट है। तुम्हें आकर हमारे लिए टोस्ट करना चाहिए। वह मेरे पैर पर लात मारता है। घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं उसे ऐसी आंखों से देखता हूँ जिनमें कुछ भी नहीं बचा। मेरी नजर उसे असहज कर देती है। जाने से पहले वह एक आखिरी बात कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को जीता जागता नर्क बना दूंगा, और फिर चला जाता है। धुंधली चेतना के बीच कहीं मैं लिंडा को किसी से बहस करते हुए सुनता हूँ। फिर मुझे बाहर निकाला जाता है। पानी और ब्रॉथ दिया जाता है। जब मुझे होश आता है, मैं फिर उसी शानदार कमरे में लेटा हुआ हूँ। लिंडा बिस्तर के पास बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं। वह समझाती है, हमने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया। चेन ग्रुप को एक मजबूत हेयर चाहिए था।
और तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद थे। स्नो वाली बात के लिए, उसके लिए हम तुमसे माफी के कर्जदार हैं। मैं उसकी बात बीच में काट देता हूँ। मुझे एक फोन दो, एक अलग अकाउंट दो और आने जाने की आज़ादी दो। मैं हेयर बनना सीखूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। मुझे किसी निकनेम से मत बुलाना, मेरे मामलों में दखल मत देना, और ब्लेन को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लिंडा मुझसे ब्लेन को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन मैं उसे इतनी साफ तरह से मना कर देता हूँ कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वह एक खाली खोल की तरह दिखती हुई चली जाती है। उसी दोपहर विक्टर कमरे में आता है। वह थका हुआ दिख रहा है। तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। नाइट स्टैंड में एक ब्लैक कार्ड रखा है। कल हेनरी तुम्हें कंपनी से परिचित करवाएगा, और ब्लेन के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके साथ नरमी बरतोगे। मैं कुछ नहीं कहता। अगले दिन मैं सूट पहनता हूँ। हेनरी जैंग पहले से नीचे मेरा इंतजार कर रहा होता है। वह मुझे सम्मान से मिस्टर चेन कहकर संबोधित करता है। वह मुझे बेंटली में चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स ले जाता है। हेनरी कंपनी के पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखता है। मैं उन्हें पढ़े बिना ही बंद कर देता हूँ। बुनियादी बातें छोड़ो, मुझे दो चीजें चाहिए: चेन ग्रुप के हर दुश्मन की सूची और ब्लेन के नाम पर मौजूद हर एसेट का पूरा विवरण। हेनरी हिचकिचाता है, लेकिन 1 घंटे के भीतर दोनों फाइल्स मेरी डेस्क पर होती हैं। मैं ब्लेन की फाइल उठाता हूँ। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। ब्लेन के नाम पर 3 कंपनीज हैं, उनमें से एक प्रेडेटोरी लेंडिंग ऑपरेशन है। मैं तुरंत उसकी डिटेल्स खोलता हूँ। एक केस तुरंत मेरा ध्यान खींचता है। लीना ली नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने ब्लेन की कंपनी से 50,000 युएन उधार लिए थे। 6 महीने से भी कम समय में वह रकम 500,000 युएन बन गई। उसके पास चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। कलेक्टर्स ने उसकी प्राइवेट फोटोज का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और उसके पिता के हॉस्पिटल रूम में घुसकर उन पर चिल्लाए। आखिरकार वह लड़की और सहन नहीं कर पाई और अपने डॉर्मेट्री की छत से कूद गई। उसी रात उसके पिता भी सदमे से मर गए। ब्लेन, जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम उसके पूरी तरह हकदार हो। मैं फोन उठाता हूँ और हेनरी के एक्सटेंशन पर कॉल करता हूँ। वुल्फस्टार कैपिटल के हेड के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। उसे बताओ कि चेन ग्रुप का मार्कस चेन एक डील पर चर्चा करना चाहता है। हेनरी तेजी से काम करता है, या यूं कहूं कि वुल्फस्टार कैपिटल उससे भी ज्यादा तेजी से जवाब देता है। कॉल के आधे घंटे के अंदर ही वे रात 8 बजे मीटिंग कंफर्म कर देते हैं। जगह है शहर का सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट मेंबर्स क्लब, क्लाउड समिट क्लब। दिलचस्प, क्लाउड समिट क्लब ब्लेन का है। क्या यह एक संयोग है या उनकी तरफ से जानबूझकर किया गया कदम? मैं फोन नीचे रख देता हूँ। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आती है। संयोग या सोची समझी चाल, जो भी हो, आज रात का प्रदर्शन देखने लायक होने वाला है। उस शाम मैं हेनरी से मुझे घर छोड़ने के लिए कहता हूँ। उस चमचमाते विला में नहीं, बल्कि अपने पुराने जर्जर किराए के कमरे में। मुझे वहां से कुछ लेना है। कार उस परिचित गली के मुहाने पर आकर रुकती है। हेनरी अपने सामने के दृश्य को घूरता रह जाता है। ये जगह उन सभी चौड़ी सड़कों और आलीशान इलाकों से बिल्कुल अलग है जहां वह कभी गया था। ये जर्जर अर्बन विलेज उसके चेहरे पर साफ सदमा भर देता है। शायद वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि चेन ग्रुप का यंग मास्टर वास्तव में यहाँ बड़ा हुआ था। मैं उसके सदमे पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं सीधे उस टूटती हुई इमारत के अंदर चला जाता हूँ। मेरा कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़ कर गया था। हर चीज पर धूल की एक पतली परत जमी हुई है। मैं बिस्तर के पास जाता हूँ, घिसे पिटे मैट्रेस को उठाता हूँ और उसके नीचे कपड़े में लिपटी एक चीज निकालता हूँ। मैं उसे खोलता हूँ। अंदर एक जंग लगा फ्रूट नाइफ है। जब मैं 10 साल का था, तब अपनी रक्षा के लिए उसे कूड़े के ढेर से उठाकर लाया था। अनगिनत डरावनी रातों में वह मेरे साथ रहा है। मैं उसे फिर से कपड़े में लपेटता हूँ और अपनी जैकेट के अंदर रख लेता हूँ। सावधानी से लपेटकर उसे अपने सीने के पास दबा लेता हूँ। फिर मैं उस खाली दीवार के पास जाता हूँ जिस पर कोई खिड़की नहीं है। वहां उम्र के कारण पीली पड़ चुकी एक फोटोग्राफ टंगी हुई है। उसमें एक लड़की की उजली और मीठी मुस्कान है। स्नो। जब हम पहली बार साथ आए थे, तब उसने यह मुझे दी थी। उसने कहा था कि वह चाहती है उसकी मुस्कान सूरज की रोशनी की जगह ले और इस बिना खिड़की वाले कमरे को रोशन कर दे। मैं उस फोटोग्राफ को बहुत देर तक देखता रहता हूँ, फिर हाथ बढ़ाकर उसे दीवार से फाड़ देता हूँ और उसके साथ अपनी बची हुई आखिरी दयनीय भावना को भी टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। शाम के 8 बजे मैं बिल्कुल समय पर क्लाउड समिट क्लब पहुंचता हूँ। ये जगह अपने नाम के अनुरूप है। इसकी सजावट बेहिसाब भव्य है, सोने की चमक से भरी हुई, जैसे बादलों के ऊपर बना कोई महल हो। हर गेस्ट बेदागा कपड़ों में सजा हुआ है। हर तरफ पैसा है, हर तरफ ताकत है। एक मैनेजर जिसने शरीर से चिपकी हुई च्योंगसाम पहन रखी है, मुझे सम्मान पूर्वक टॉप फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम तक ले जाती है। मिस्टर चेन, वुल्फ पहले से अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ। कमरे में केवल एक आदमी बैठा है। उसने काली ट्रेडिशनल चाइनीज जैकेट पहन रखी है। उसकी पीठ मेरी ओर है और वह बिना किसी जल्दी के चाय बना रहा है। वह मुड़ता तक नहीं, बस शांत आवाज में कहता है, बैठो। मैं उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। वह एक कप में चाय डालता है और मेरी ओर सरका देता है। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। चखो, इस साल की प्रीचिंग ड्रैगनवेल टी है।
मैं कप उठाता हूँ लेकिन पीता नहीं, बस उसे नाक के पास लाकर उसकी खुशबू महसूस करता हूँ। वह लगभग 40 साल का लगता है। उसकी आंख के कोने से लेकर होंठ के किनारे तक एक लंबा स्कार जाता है जो उसे स्वाभाविक रूप से खतरनाक बनाता है। जितनी ज्यादा चाय पीते हो उतना समझने लगते हो। इंसानों के साथ भी यही होता है, जितना ज्यादा उन्हें देखते हो उतना उन्हें समझते हो। उसकी आंखें बाज की तरह तेज हैं, जैसे सीधे मेरे आर पार देख सकती हूँ। तुम वुल्फस्टार कैपिटल के हेड वुल्फ हो? मैं पूछता हूँ। वह मुस्कुराता है। उसके सफेद दांत दिखाई देते हैं। लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। बताओ, यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। वह रुचि से भौं उठाता है। बताओ, मुझे तुम्हारी मदद से किसी को बर्बाद करना है। कौन? ब्लेन चेन। ये नाम सुनकर भी वुल्फ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वह बस टी कप उठाता है, हल्के से फूंक मारता है और एक छोटा घूंट लेता है। विक्टर चेन का बेटा, क्या यही वजह है? वह सूखी हंसी हंसता है। वुल्फ कप नीचे रखता है और मुस्कुराकर मुझे देखता है। दिलचस्प। क्या तुम्हें पता है कि ये क्लब उसी का है? मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है कि चेन ग्रुप वुल्फस्टार कैपिटल का अगला टारगेट है? यह भी पता है। और फिर भी तुम मेरे पास आए हो? वुल्फ की आंखों में मनोरंजन की चमक उभर आती है। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें भी उसके साथ गिरा दूंगा? तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं पूरी निश्चितता के साथ उसकी आंखों में देखता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि तुम और मैं एक जैसे इंसान हैं। हम दोनों को ऊपर बैठे लोगों को आसमान से गिरते हुए देखना पसंद है, और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। वुल्फ एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे का स्कार भी हल्का सा हिल गया हो। वह पूरे 30 सेकंड तक मुझे घूरता रहता है, फिर अचानक जोर से हंस पड़ता है। हाँ हाँ, अच्छा, मेरे दुश्मन का दुश्मन। बहुत बढ़िया कहा। विक्टर चेन ने पूरी जिंदगी एक लेजेंड की तरह राज किया और किसी तरह तुम्हारे जैसा बेटा पैदा कर दिया। मैं तैयार हूँ। बताओ, ये खेल कैसे खेलना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। योजना क्या है? सीधी। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, एक यूएसबी ड्राइव निकालता हूँ और उसकी ओर सरका देता हूँ। इसके अंदर ब्लेन के लेंडिंग ऑपरेशन का पूरा रिकॉर्ड है। फेक अकाउंट्स, हिंसक कलेक्शंस, उसकी वजह से हुई मौतें, सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब दुनिया के सामने ले आओ। मैं चाहता हूँ कि वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए और जेल में सड़े। वुल्फ यूएसबी ड्राइव उठाता है और उसे अपनी हथेली पर तौलता है। उसके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान फैल जाती है। बस इतना? बस इतना? ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि 3 दिनों के अंदर उसका नाम शहर की हर बड़ी हेडलाइन में छाया होगा। तुम्हारे साथ बिजनेस करना सुखद रहा। मैं उठकर जाने लगता हूँ। रुको, वुल्फ मुझे रोकता है। एक और बात, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं तुम्हारे परिवार के पीछे क्यों पड़ा हूँ? मैं रुककर पीछे मुड़ता हूँ। क्यों? वुल्फ की आंखें इतनी गहरी नफरत से भर जाती हैं कि वह लगभग दिखाई देने लगती है। क्योंकि 20 साल पहले तुम्हारे पिता विक्टर चेन ने ठीक वही तरीके इस्तेमाल किए थे जिनका सामना तुम अभी कर रहे हो, और उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। मेरे पिता ने इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में झटका दौड़ जाता है। तो जो चीज ऊपर से सिर्फ बिजनेस कंपटीशन लगती थी, उसके पीछे इतना गहरा ब्लड फ्यूड छिपा था, जिसे हर कोई बिजनेस राइवलरी कहता था। वह वास्तव में खून का कर्ज था। अब समझ आता है कि उसने चेन ग्रुप का इतनी बेरहमी से पीछा क्यों किया। अब भी सोचते हो कि हम दोस्त हैं? वुल्फ ठंडी और सपाट आवाज में पूछता है। हाँ, मैं बिना एक पल रुके जवाब देता हूँ। कम से कम चेन ग्रुप को गिराने के मामले में तो हम हैं। मैं मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर कदम रखता हूँ, मुझे पीछे से वुल्फ की धीमी आवाज सुनाई देती है। विक्टर चेन, विक्टर चेन, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा महत्व देते थे, वही तुम्हारे पतन को अपने हाथों से तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाएगा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्लब से बाहर निकलकर हेनरी की कार में बैठ जाता हूँ। मिस्टर चेन, अब कहाँ चलना है? हेनरी पूछता है। ऐसी जगह जहां से ये पूरा तमाशा साफ दिखाई दे। आधे घंटे बाद कार उस होटल के बाहर रुकती है जो ठीक उस वेन्यू के सामने है जहां ब्लेन और स्नो की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है। मैं सबसे अच्छे व्यू वाला स्वीट बुक करता हूँ। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा होकर सड़क के उस पार चमकते होटल को देखता हूँ। शो शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद ब्लेन और स्नो की एंगेजमेंट पार्टी में युनचोंग का हर बड़ा नाम आमंत्रित है। शहर का हर प्रभावशाली व्यक्ति बुलाया गया है। चेन फैमिली ने डाउनटाउन के सबसे शानदार 6 स्टार होटल को बुक किया है। पूरा आयोजन बेहद भव्य स्तर पर किया गया है। विक्टर चाहता है कि यह संबंध पूरी दुनिया को यह संकेत दे कि चेन ग्रुप की अगली पीढ़ी नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है, लेकिन उसका हिसाब गलत है। पार्टी वाले दिन मैं वहां मौजूद नहीं हूं। मैं अपने स्वीट की विंडो के पास बैठा हूं, एक हाई पावर्ड टेलीस्कोप के साथ, और सड़क के उस पार होने वाली हर चीज को देख रहा हूं। शाम 6 बजे से गेस्ट्स का आना शुरू हो जाता है। लग्जरी कार्स प्रवेश द्वार के सामने कतार में लग जाती हैं। शानदार कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं मुस्कुराते हुए रेड कारपेट पर चलते हैं। विक्टर और लिंडा होस्ट और होस्टेस की तरह दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ब्लेन और स्नो उनके पास किसी गोल्डन कपल की तरह खड़े हैं। ब्लेन ने सफेद कस्टम टेलर्ड सूट
पहन रखा है, उसके सिर का हर बाल अपनी जगह पर है और उसके चेहरे पर उस आदमी की मुस्कान है जिसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी है। स्नो महंगे गाउन में है, उसका मेकअप बेदागा है और वह किसी प्रिंसेस जैसी सुंदर दिख रही है। वह ब्लेन का हाथ पकड़े हुए है, उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान है, लेकिन मुझे वह मुस्कान थोड़ी बनावटी लगती है, थोड़ी जबरदस्ती वाली। मैं सोचता हूँ कि जब वह एंगेजमेंट गिफ्ट देखेगी जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, तब क्या उसके चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी। रात 8 बजे सेरेमोनी शुरू होती है। बॉलरूम की विशाल स्क्रीन पर ब्लेन और स्नो की हाईलाइट रील चलनी शुरू होती है। उनकी पहली मुलाकात से लेकर करीब आने तक और फिर प्यार में पड़ने तक की कहानी को इतने रोमांटिक और भावुक तरीके से एडिट किया गया है कि पूरा माहौल प्रभावित हो जाता है। भीड़ प्रशंसा और शुभकामनाओं से भर उठती है। ब्लेन स्नो का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। एमसी लंबा बधाई संदेश देता है और फिर माइक्रोफोन ब्लेन को सौंप देता है। कृपया हमारे आकर्षक ग्रूम ब्लेन चेन का स्वागत करें, जो कुछ शब्द कहना चाहते हैं। ब्लेन माइक्रोफोन लेता है, गला साफ करता है और बनावटी स्नेह से स्नो की ओर देखता है। स्नो, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी? लेकिन वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाता। बॉलरूम की विशाल स्क्रीन एक बार झिलमिलाती है और वह मीठी वीडियो अचानक स्टैटिक में बदल जाती है। कुछ ही क्षण पहले जो स्क्रीन उनकी प्रेम कहानी दिखा रही थी, वह काली हो जाती है। फिर बिना किसी चेतावनी के एक के बाद एक इमेजेस और फुटेज दिखाई देने लगते हैं। ये सब ब्लेन के लैंडिंग ऑपरेशन के सबूत हैं। बोरोवर्स की फोटोज जिनके चेहरे खून से लथपथ हैं, वीडियोस जिनमें कलेक्टर्स घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और दीवारों पर पेंट फेंक रहे हैं, और फिर लीना ली का वीडियो सामने आता है। वह रो रही है, उस छलांग से पहले जिसने उसकी जान ले ली थी। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरे पिता मर रहे हैं, मैं अपना अगला पूरा जीवन भी आपको चुकाने में लगा दूंगी। उस लड़की की टूटी हुई और निराश आवाज बॉलरूम के हर स्पीकर से गूंज उठती है। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। कुछ क्षणों के लिए कमरे में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। फिर पूरा बॉलरूम विस्फोट की तरह फट पड़ता है। हे भगवान, ये क्या है? ब्लेन चेन इस तरह का लैंडिंग ऑपरेशन चला रहा था? घिनौना, उसने किसी को मौत तक पहुंचा दिया। चेन फैमिली ने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया? स्टेज पर ब्लेन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। वह माइक्रोफोन पकड़े खड़ा है, पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। वह वहीं खड़ा रह जाता है, कांपता हुआ और पूरी तरह निःशब्द। स्नो चीख मारती है और फर्श पर गिर पड़ती है। विक्टर सबसे पहले संभलता है। वह बैकस्टेज की ओर दौड़ता है और गरज कर चिल्लाता है, इसे बंद करो, अभी बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्क्रीन को रोका नहीं जा सकता। सबूत किसी सार्वजनिक फांसी की तरह लगातार चलते रहते हैं, बार बार सबके सामने दोहराए जाते हुए। इससे भी बुरा, किसी ने अथॉरिटीज को सूचना दे दी है। बॉलरूम के दरवाजे अचानक बाहर से खुलते हैं। यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर्स की एक टीम अंदर आ जाती है। लीड ऑफिसर के हाथ में अरेस्ट वारंट है और वह सीधे स्टेज पर चढ़ जाता है। ब्लेन चेन, तुम पर इलीगल लैंडिंग, वायलेंट डेट कलेक्शन, इंटेंशनल असॉल्ट और कई अन्य अपराधों का संदेह है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ठंडी हैंडकफ्स ब्लेन की कलाइयों पर बंद हो जाती हैं। नहीं, ये मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। ब्लेन आखिरकार होश में आता है और बेतहाशा छटपटाने लगता है। डैड, डैड, मेरी मदद करो। विक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं। वह अपने सबसे प्यारे बेटे को किसी जानवर की तरह घसीट कर ले जाते हुए देखता है। वह अपने सबसे प्रिय बेटे को किसी कुत्ते की तरह बाहर ले जाते हुए देखता है। विक्टर गुस्से से कांप उठता है। फिर उसके भीतर कुछ टूट जाता है और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। विक्टर! लिंडा चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ती है। पूरी एंगेजमेंट पार्टी एक पल में पूरी तबाही में बदल जाती है। मेहमान चूहों की तरह भागने लगते हैं, जैसे कोई भी चेन फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता। रिपोर्टर्स खून की गंध पाकर टूट पड़ने वाली शार्क्स की तरह चारों तरफ फैल जाते हैं। कैमरास लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मैं टेलीस्कोप नीचे रखता हूँ, टेबल से रेड वाइन का एक ग्लास उठाता हूँ और एक ही घूंट में खत्म कर देता हूँ। क्या तमाशा था। ब्लेन, जो एंगेजमेंट गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजा है, क्या तुम्हें पसंद आया? मैं सड़क के उस पार फैली अफरा तफरी को देखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर संतोष की एक भी लहर नहीं उठती। सिर्फ एक खोखलापन है, एक जमी हुई खालीपन। क्या बस इतना ही था? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। तभी मेरा फोन बजता है। वुल्फ है। गिफ्ट मिल गया? उसकी आवाज में हल्का मनोरंजन है। मिल गया। काफी शानदार शो था। जल्दी मत करो, अभी और भी बाकी है। वुल्फ कहता है, मैंने पहले ही किसी से अनोनिमस रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। चेन ग्रुप की टैक्स इवेजन और ब्राइबरी के सारे सबूत भेज दिए गए हैं। कल सुबह सबसे पहले टैक्स अथॉरिटीज और डिसिप्लिनरी इंस्पेक्टर्स चेन ग्रुप पहुंचेंगे। अगर विक्टर इस सबसे बच भी गया, अगर वह जिंदा भी निकल आया, तब भी चेन फैमिली खत्म हो चुकी है। मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वुल्फ के तरीके इतने निर्णायक होंगे। वह सिर्फ उन्हें गिरा नहीं रहा, वह उन्हें जड़ से उखाड़ रहा है। नरम पड़ रहे हो? वुल्फ शायद मेरी खामोशी समझ जाता है। नहीं। अच्छा, वुल्फ कहता है, मुझ पर भरोसा करो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब चेन ग्रुप गिरेगा, मैं तुम्हारा हिस्सा अलग रखूंगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ, जो मुझे चाहिए होगा
मैं खुद ले लूंगा। मैं कॉल काट देता हूँ और खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। शहर की नियॉन लाइट्स धुंधली रंगीन लकीरों में बदल जाती हैं। मैंने सोचा था कि बदला लेने से मुझे कुछ महसूस होगा, खुशी, राहत, कुछ तो। फिर मेरा दिल इतना खाली क्यों है? तभी दरवाजे पर नॉक होती है। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। बाहर खड़ी शख्सियत मुझे चौंका देती है। वह स्नो है। उसने अब भी वही सफेद गाउन पहन रखा है, लेकिन उसका किनारा दागों से भरा हुआ है। उसका मेकअप रो रो कर पूरी तरह बिगड़ चुका है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। वह पूरी तरह टूट चुकी है। वह मेरी ओर देखती है। उसकी आंखों में डर और हताशा भरी हुई है। मार्कस, जैसे ही वह बोलती है, वह घुटनों के बल गिर जाती है। प्लीज प्लीज, प्लेन को छोड़ दो। मुझे पता है मैं गलत थी। सच में पता है कि मैं गलत थी। ये सब तुमने किया है ना? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। सिर्फ इस एक बार उसे छोड़ दो। वह मेरी टांगों को पकड़ लेती है और ऐसे रोने लगती है जैसे उसके अंदर कुछ फट रहा हो। मैं नीचे घुटनों पर बैठी स्नो को देखता हूँ। वही औरत जिससे मैंने कभी अपनी पूरी आत्मा से प्यार किया था, और अब वह किसी दूसरे आदमी के लिए गिड़गिड़ा रही है। मेरे दिल में हलचल तक नहीं होती। तुम्हें क्यों लगता है कि यह मैंने किया? मैं सपाट आवाज में पूछता हूँ। और कौन कर सकता था? स्नो सिर उठाती है। उसकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई हैं। मुझे पता है कि तुम हमसे नफरत करते हो, मुझसे नफरत करते हो, ब्लेन से नफरत करते हो, अपने माता पिता से नफरत करते हो, लेकिन ब्लेन निर्दोष है। वह सिर्फ तुम्हारे माता पिता की वजह से बिगड़ गया था। उसके दिल की गहराई में वह बुरा इंसान नहीं है। वही बात फिर से, वही पुराना बहाना। मैं हंस पड़ता हूँ। बुरा इंसान नहीं है। जब वह परिवारों को बर्बाद कर रहा था, जाल बिछा रहा था, तब उसकी अच्छाई कहाँ थी? स्नो के पास कोई जवाब नहीं होता। वह ब्लेन के हर काम के बारे में जानती थी। वह खुद भी उसका हिस्सा थी, क्योंकि ब्लेन की कंपनी के अकाउंट्स उसी के हाथों से गुजरते थे। मार्कस, मुझे पता है उसने गलत किया। वह कानून का सामना करेगा। स्नो अपना तरीका बदलती है और भावनाओं का सहारा लेने लगती है। लेकिन हम कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना? तुम्हें याद है, सॉफ्टमोर ईयर में तुम बीमार पड़ गए थे और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले गई थी। तुम्हें अपना बर्थडे याद है? मैंने 6 महीने की स्कॉलरशिप बचाकर तुम्हारे लिए वो वॉच खरीदी थी। क्या तुम सच में ये सब भूल गए हो? मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे वह कोई अजनबी हो। मुझे याद है, बिल्कुल याद है। मुझे याद है कि हॉस्पिटल जाते पूरे रास्ते तुम शिकायत करती रही थीं कि मैं बहुत भारी हूँ, और मुझे वो वॉच भी याद है जो तुमने मुझे दी थी। अगले ही दिन वह ब्लेन की कलाई पर थी। स्नो, तुम इतने सालों से अभिनय कर रही हो, क्या तुम थक नहीं गई? स्नो का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। उसने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि मुझे वे बातें याद होंगी। उसे लगता था कि मैं सिर्फ प्यार में अंधा कोई मूर्ख था। उसका मुंह खुलता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसी पल उसके अभिनय की हर परत उतर जाती है। बाहर निकलो, मैं दरवाजे की ओर इशारा करते हुए ठंडी और सपाट आवाज में कहता हूँ। स्नो अचानक टूट जाती है। वह घबराकर खड़ी होती है और दोनों हाथों से मेरी बांह पकड़ लेती है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है। इसी वजह से तुमने ये सब किया, है ना मार्कस? क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैं ब्लेन को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चैन फैमिली से सब कुछ वापस लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घिन आने लगती है। मैं उसका हाथ इतनी ताकत से झटकता हूँ कि वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ती है। तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हारी हैसियत मुझसे सौदा करने की है? मैं उसकी ओर नीचे देखते हुए कहता हूँ। मेरी आंखों में सिर्फ तिरस्कार है। मेरे लिए तुम सड़क किनारे पड़े कचरे से भी कम कीमत रखती हो। कम से कम कचरे को रिसाइकल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। तुम मुझे सिर्फ बीमार महसूस कराती हो। मेरे शब्द सबसे तेज ब्लेड की तरह उसकी बची हुई आखिरी गरिमा भी चकनाचूर कर देते हैं। वह फर्श पर बैठी रह जाती है। उसकी आंखें खाली हैं, जैसे उसके अंदर से कुछ जरूरी चीज निकाल ली गई हो। मैं उसकी ओर दोबारा नहीं देखता। मुड़कर दरवाजा बंद कर देता हूँ। फिर दरवाजे से पीठ टिकाकर धीरे धीरे फर्श पर बैठ जाता हूँ। मैंने आखिरकार अपने ही हाथों से अपनी यादों की आखिरी खूबसूरत चीज को भी नष्ट कर दिया है। अगले दिन ठीक वैसे ही जैसा वुल्फ ने कहा था, चेन ग्रुप पर छापा पड़ता है। टैक्स अथॉरिटीज और डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिसेज को सील कर देते हैं। हर लेजर और हर एग्जीक्यूटिव को अपने साथ ले जाते हैं। विक्टर को फाइनेंशियल क्राइम्स के कई मामलों में क्रिमिनल कस्टडी में ले लिया जाता है। लिंडा अपने सारे ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज बेचने लगती है। मदद की तलाश में हर दरवाजे पर जाती है, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया जाता है। जब ताकतवर लोग गिरते हैं तो हर कोई उन पर टूट पड़ता है। जो लोग कभी चैन फैमिली की चापलूसी करते थे, अब उनसे दूरी बनाए रखते हैं, इस डर से कि कहीं वे भी इस तबाही में न फंस जाएं। यूनचेंग का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर एक ही रात में ढह जाता है। केवल मैं ही खड़ा बचता हूँ, क्योंकि सब कुछ बिखरने से पहले विक्टर को शायद आने वाले खतरे का आभास हो गया था। उसने पहले ही मेरे नाम वाली एसेट्स को अलग सुरक्षित कर दिया था। मुझे चैन फैमिली की बची हुई अधिकांश संपत्ति विरासत में मिल जाती है। वह उतनी नहीं जितनी उसके चरम समय में थी, लेकिन फिर भी एक खगोलीय दौलत है। स्टीम्ड बन्स खाकर बड़ा हुआ गरीब लड़का एक रात में यूनचेंग का नया पावर प्लेयर बन जाता है। बहुत से लोग मेरे करीब आना चाहते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं इस तूफान से बिना नुकसान के कैसे निकल आया।
मैं सबको नजरअंदाज कर देता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वह है उस चमचमाती विला को बेच देना। फिर मैं वापस उसी गली में लौटता हूँ जिसने मुझे बड़ा किया था। मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढता हूँ जो स्टीम्ड बन्स बेचता था और उसके स्टॉल के बगल वाली छोटी दुकान खरीद लेता हूँ। मैं एक छोटा रेस्टोरेंट खोलता हूँ, कुछ भी शानदार नहीं, बस कुछ साधारण होम कुक्ड डिशेस जिन्हें मैं खुद बनाता हूँ। ओपनिंग डे पर एक अप्रत्याशित मेहमान अंदर आता है, वुल्फ, अब भी उसी काली जैकेट में। उसके चेहरे का स्कार दोपहर की धूप में पहले जितना डरावना नहीं लगता। वह अकेले बैठता है और ब्रेज्ड पोर्क तथा बियर की एक बॉटल मंगवाता है। वह धीरे धीरे खाना खाता है। जब वह खत्म कर लेता है तो मेरी ओर देखकर सिर्फ एक बात कहता है, अच्छा खाना बनाते हो, धन्यवाद। मैं जवाब देता हूँ। अब क्या योजना है? वह पूछता है। इस जगह को अच्छी तरह चलाना, शांतिपूर्वक जीना, मैं कहता हूँ। वुल्फ मुस्कुराता है। तुम जैसा इंसान जो पूरी जिंदगी किचन में बिताकर संतुष्ट हो जाए, क्यों नहीं? मैं पलट कर पूछता हूँ। क्योंकि कम से कम यहाँ मैं जो भी खाना खाता हूँ वह साफ है। वुल्फ चुप हो जाता है। वह अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालता है और एक एनवेलोप निकालकर मेरी ओर सरका देता है। उसके अंदर देश छोड़ने का वन वे टिकट और कुछ कैश है। चेन ग्रुप खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन विक्टर ने बहुत दुश्मन बनाए थे। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ। जब हालात शांत हो जाए तब वापस आना। मैं एनवेलोप नहीं उठाता। तुम्हारा बदला पूरा हो गया। क्या अच्छा लग रहा है? वुल्फ रुक जाता है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपना ग्लास उठाता है और उसमें बची हुई ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर देता है। नहीं, वह कहता है। वह खिड़की के बाहर देखता है। उसकी आंखों में ऐसा बोझ है जिसका नाम मैं नहीं दे सकता। मैंने 20 साल उस इंसान को बर्बाद करने में लगा दिए जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन जो मैंने खोया था वह कभी वापस नहीं आ सकता। वह खड़ा होता है, बोल के नीचे कुछ बिल्स दबाता है और चला जाता है। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना भविष्य दरवाजे से बाहर जा रहा हो। हम दोनों ऐसे लोग हैं जो नफरत की वजह से अतीत में कैद हैं। बदला आखिर देता क्या है? जो खो गया वह हमेशा के लिए खो चुका है। रेस्टोरेंट का बिजनेस स्थिर चलता है, भले ही बहुत शानदार नहीं। मैं सूरज के साथ उठता हूँ और उसके डूबने पर आराम करता हूँ। जिंदगी बिना हवा वाले तालाब की तरह शांत और स्थिर है। मुझे लगता है कि यह हमेशा ऐसी ही रहेगी जब तक कि एक दिन वह महिला अंदर नहीं आती और सब कुछ बदल नहीं देती। उसका नाम सनी सू है। वह सड़क के उस पार फ्लावर शॉप चलाती है। वह खूबसूरत है, स्नो जैसी चमकदार और बनावटी खूबसूरती नहीं, बल्कि कुछ गर्म और सहज। वह हमेशा लिनन ड्रेसेस पहनती है। जब वह मुस्कुराती है उसकी आंखें आधे चांद जैसी मुड़ जाती हैं। वह हर दिन आती है, मेन्यू में सबसे सस्ते नूडल्स मंगाती है, चुपचाप कोने में बैठकर खाती है और फिर चुपचाप चली जाती है। कभी कभी वह मेरे लिए फूल भी लाती है, कुछ महंगा नहीं, बस सड़क किनारे से तोड़े गए वाइल्ड डेजीज। वह कहती है, तुम हमेशा इतने अकेले और थोड़े उदास लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। शायद इससे थोड़ा अच्छा महसूस हो। मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। मैं बस उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेता हूँ और शॉप की सबसे दिखाई देने वाली वास में रख देता हूँ। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। मुझे पता चलता है कि वह भी यहाँ अकेले अपनी जिंदगी बना रही है। उसे मेरे अतीत के बारे में भी पता चलता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वह मुझे दया या जिज्ञासा से नहीं देखती। वह बस इतना कहती है, वह सब अब पीछे छूट चुका है। ये 4 साधारण शब्द मेरे लिए किसी भी सांत्वना से ज्यादा मायने रखते हैं। मेरा दिल, जिसे मैंने इतने लंबे समय से जमा रखा था, धीरे धीरे पिघलने लगता है। मैं हर दिन उससे मिलने का इंतजार करने लगता हूँ। मैं फिर से किसी के सामने मुस्कुराना सीखने लगता हूँ। मैं यह कल्पना भी करने लगता हूँ कि शायद मैं फिर से एक सामान्य इंसान की तरह प्यार कर सकता हूँ। शायद मैं बस जी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि जिंदगी आखिरकार बदल रही है, सब कुछ टूट जाता है। उस दोपहर सनी हमेशा की तरह नूडल्स खाने आती है। हम बात कर ही रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट का दरवाजा लात मारकर खोल दिया जाता है। कई गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी अंदर घुसते हैं। सबसे आगे खड़ा आदमी गंजा है और उसकी बांह पर एक भयानक ड्रैगन टैटू बना हुआ है। मार्कस चैन कौन है? गंजा आदमी गरजती आवाज में पूछता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ और सनी के सामने आ जाता हूँ। मैं हूँ। गंजा आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। किसी ने तुम्हारी एक टांग के लिए अच्छा पैसा दिया है। मेरा पेट डूब जाता है। मुसीबत आखिरकार मुझे ढूंढ ही लेती है। विक्टर के दुश्मन या ब्लेन के बचे हुए लोग? सोचने का समय नहीं है। गंजा आदमी हाथ हिलाता है और उसके पीछे खड़े आदमी स्टील पाइप्स लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं। सनी चीख उठती है, ट्रोमत। मैं एक पल के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ, फिर किचन रैक से एक क्लीवर उठा लेता हूँ। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी साफ साफ नहीं बचोगे। मैं ब्लेड पकड़कर उनके सामने ठंडे और स्थिर भाव से खड़ा हो जाता हूँ। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए, लेकिन मैं उससे डरता भी नहीं हूँ। अगर वे मुझे मजबूर करेंगे तो मुझे उन्हें याद दिलाने में कोई परेशानी नहीं कि सड़कों पर बिताए मेरे 20 साल बेकार नहीं गए। गंजा आदमी मेरे हाथ में क्लीवर देखता है और जरा भी नहीं डरता, बल्कि उसे यह और मजेदार लगता है। अरे वाह, इसमें तो हिम्मत भी है। पकड़ो इसे लड़कों, पकड़ो इसे।
जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लड़ाई अब टल नहीं सकती। मुझे लड़ना आता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है और उनके पास हथियार भी हैं। मैं जल्दी ही पीछे धकेला जाने लगता हूँ। एक स्टील पाइप मेरी बांह पर जोर से लगता है और क्लीवर मेरे हाथ से उड़कर दूर जा गिरता है। गंजा आदमी मुस्कुराता है और कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ने लगता है। बेटे, अगले जन्म में अपनी आंखें थोड़ा और खोल कर रखना। ऐसे दुश्मन मत बनाना जिन्हें तुम संभाल नहीं सकते। वह स्टील पाइप को पूरी ताकत से मेरी टांग की तरफ घुमाता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और वार झेलने के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ, लेकिन दर्द नहीं आता। मैं आंखें खोलता हूँ और ऐसा दृश्य देखता हूँ जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाऊंगा। सनी, वह कोमल लड़की जो हमेशा धीमी और नरम आवाज में बात करती है, मेरे सामने खड़ी है। स्टील पाइप सीधा उसकी पीठ पर पड़ा है। उसके मुंह से दर्द भरी दब गई चीख निकलती है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके माथे से खून बह रहा है और उसकी सफेद लिनन ड्रेस को लाल कर रहा है। सनी, मेरी आंखों में ऐसा गुस्सा भर उठता है जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे अंदर से एक दहाड़ निकलती है। मुझे नहीं पता ताकत कहाँ से आती है। मैं जमीन से उछल पड़ता हूँ और गंजे आदमी पर टूट पड़ता हूँ। अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता हूँ। मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ, जैसे उसके शरीर का एक हिस्सा नोच लेना चाहता हूँ। गंजा आदमी सूअर की तरह चीख उठता है। बाकी लोग जम जाते हैं। शायद उन्होंने कभी किसी को इस तरह लड़ते नहीं देखा था, जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी ना हो। तभी रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस सायरन्स की तेज आवाज गूंज उठती है। किसी ने पुलिस बुला ली है। वे आदमी एक पल में स्थिति समझ जाते हैं, अपने पाइप्स छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। मैं उनका पीछा नहीं करता। मैं सनी के पास दौड़ता हूँ, उसे अपनी बाहों में उठाता हूँ और रेस्टोरेंट से ऐसे भागता हूँ जैसे मेरे शरीर में आग लगी हो। सनी, टिके रहो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसका खून मेरे हाथों को ढक चुका है, गर्म और चमकीला। मैं उसे उठाए सड़कों पर दौड़ता हूँ और चिल्लाता हूँ, मदद करो, कोई इसकी मदद करो। सड़क पर लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वह जिंदा रहे। मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। इमरजेंसी रूम की लाल बत्ती बहुत लंबे समय तक जलती रहती है। वे घंटे मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार बन जाते हैं। मैं कॉरिडोर की बेंच पर बैठा रहता हूँ, पूरे शरीर पर खून लगा हुआ, जैसे कोई आत्मा रहित मूर्ति। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली है। अगर सनी को कुछ हो गया तो मैं उस विचार को पूरा भी नहीं कर पाता। आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है और अपना मास्क उतार देता है। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों तक पहुंचते हैं, मेरे शरीर का हर तना हुआ नर्व एक साथ टूट जाता है। मेरी नजर धुंधली हो जाती है और मैं पूरी तरह बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है, मैं एक हॉस्पिटल रूम में हूँ। सनी मेरे बगल वाले बेड पर लेटी है। वह अब भी बेहोश है, लेकिन उसकी सांसें स्थिर हैं। मैं उसके पीले पड़े चेहरे को देखता हूँ और अपराध बोध और डर एक साथ मेरे सीने को भर देते हैं। मैं उसे इस सब में घसीट कर लाया। अगर मेरी वजह न होती तो उसके साथ यह कभी नहीं होता। मैं उसके बेड के पास पहरा देता रहता हूँ, 3 दिन और 3 रातें। आखिरकार वह जाग जाती है। वह मुझे देखती है और मुस्कुराती है, कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान। मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाऊं, मेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। 25 साल का आदमी एक बच्चे की तरह रोता हुआ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे पास कहने के लिए बस यही शब्द हैं, बेवकूफ, वह कहती है और हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछ देती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उसका ठंडा हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगा लेता हूँ। सनी, मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और एक एक शब्द करके कहता हूँ, जब तुम ठीक हो जाओ तो मुझसे शादी कर लो। सनी एक पल के लिए स्थिर हो जाती है, फिर मुस्कुराती है। वही मुस्कान जो मैंने पहली बार देखी थी। उसकी आंखें आधे चांद की तरह मुड़ जाती हैं। हाँ, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सबसे पहला काम मैं रेस्टोरेंट बंद करना करता हूँ। मैं सनी को लेकर शहर छोड़ देता हूँ। हम दक्षिण की ओर समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से टाउन में चले जाते हैं। जो पैसा मेरे पास बचा होता है, उससे मैं यार्ड वाला एक छोटा सा हाउस खरीदता हूँ। हम उस यार्ड को सनी के पसंदीदा फूलों से भर देते हैं। हम इटबून नाम की एक कैट भी पाल लेते हैं। मैं फिर कभी युनचांग के बारे में नहीं पूछता। प्लेन, विक्टर, स्नो, वुल्फ, वे लोग, वे घटनाएं, सब किसी पिछले जन्म की यादों जैसे लगते हैं, जिन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। मेरी जिंदगी अब साधारण है। हर दिन सनी के साथ समुद्र को देखना, गार्डन की देखभाल करना, कैट के साथ खेलना। उसकी पीठ पर एक लंबा स्कार है। बारिश के दिनों में उसमें दर्द होता है। जब भी ऐसा होता है, मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और बार बार उस स्कार पर अपने होंठ रखता हूँ। मुझे माफ कर दो, ये 3 शब्द कहना बंद करो, वह कहती है और अपना हाथ मेरे मुंह पर रख देती है। मार्कस, तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया। तुमने बस बहुत ज्यादा दुख सहा है। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा दुख सहा है, पूरे 25 साल। लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक रोशनी है, एक सच्ची रोशनी, गर्म, वास्तविक और मेरे हर घाव को भरती हुई। लोग सोचते हैं कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, शांत, सुरक्षित और खुश। लेकिन फिर यून से एक पैकेज आता है और सब कुछ बदल जाता है। उसके अंदर और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक न्यूज़पेपर और एक फोटोग्राफ। न्यूज़पेपर 6 महीने पुराना फ्रंट पेज है। हेडलाइन पर लिखा है, ब्लेन चेन को फांसी दी गई।
फोटोग्राफ एक फैमिली पोर्ट्रेट है। विक्टर और लिंडा एक न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिए हुए हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस बेबी के चेहरे की बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी बचपन में मेरी थी। फोटोग्राफ के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई है, द गेम हैज ओनली जस्ट बिगन।